हेलो गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखे थे, ठीक है। और आपको मैंने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल भी बता दिया है। आज देखिए हम लोग देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, क्या है कि इन एल पी पी द कॉन्स्टेंट विथ साइन इक्वल टू और ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये दो साइन रहता है कांस्टेंट में, वी डोंट गेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखिएगा कि आपको इनिशियल बेसिक जो है फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर ये साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, और अगर लेस देन इक्वल टू रहता था तो स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल में तो आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है बीएफएस, लेकिन इसमें आपको मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं मिलता है, ठीक है ना। और इक्वल टू वाले में भी नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में बीएफएस को फाइंड करने के लिए देयरफॉर वी यूज सम न्यू वेरिएबल्स से आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन दी above टाइप कांस्टेंट सो दैट वी गेट इनिशियल बीएफएस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम लोग एक नया कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं ताकि हमको बीएफएस मिल जाए। तो याद रखिएगा, ऐसा कांस्टेंट जिसमें ये दो तरह का साइन दिया हुआ हो, कैसा, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ना कि हमको एक एलपीपी दिया हुआ है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस x3, ठीक है। और कांस्टेंट आपको गिवन है ये x1 माइनस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 और 2x1 प्लस x2 माइनस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो कांस्टेंट है उसमें इक्वल टू का साइन लिया है और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का लिया है, ठीक है। यानी जो दो साइन हम लोग बात कर रहे हैं उस दो साइन की को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सर, जैसा आप पढ़े हैं डेफिनेटली क्या होगा इक्वेशन 2 में, ठीक है, हम लोग कम से कम एक सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक सरप्लस वेरिएबल हम x4 ऐड कर देते हैं 2 में, ठीक है। तो क्या पाएंगे, तो देखिए इसके बाद हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा। 1 वाला तो वही रहेगा जैसा था, x1 माइनस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, और 2 वाले में एक सरप्लस वेरिएबल ऐड कर दिए। अच्छा, ये माइनस होता है क्योंकि आपको हम बताया था, ये चूँकि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर है ना, तो इसमें कुछ माइनस करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दिए x4 इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोग एक जो है यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिए, वो कौन सा है, वो है आपका सरप्लस वेरिएबल, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब बीएफएस फाइंड आउट करते हैं। तो बीएफएस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम लोग जो डिसीजन वेरिएबल है, यानी जो नॉन बेसिक वेरिएबल है, उसको हम लोग जीरो लेते हैं। यानी जो दिया हुआ है x1 x2 x3, इसको आप जीरो कीजिए, तो जीरो कर देंगे। जीरो कर देंगे तो इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, देखिए इधर पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू 4। ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सही नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कभी भी 0 4 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और इक्वेशन 4 को देखिएगा तो यहाँ से ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो x4 इक्वल टू क्या मिल रहा है, -2। तो ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि फिजिबल का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम ऐसा कांस्टेंट मेरे को दिया हुआ है तो सिर्फ सरप्लस वेरिएबल लगाने से मेरा काम नहीं बनता है, ठीक है। ओके, और ऊपर वाला भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए, देयरफॉर नीड टू इंट्रोड्यूसिंग सम आर्टिफिशियल वेरिएबल से a1 एंड a2। आर्टिफिशियल वेरिएबल को a1 और a2 बोल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग ऐड कर देते हैं इन इक्वेशन 1 एंड 2, इस 1 में और 2 में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, ये जो 3 था हमारा, तो इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल देखिए a1 लगा दिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन 5 बन गया। और ये जो पूरा लिखा हुआ था, सरप्लस वेरिएबल लगाने के बाद एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा दीजिए आर्टिफिशियल a2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2। अब अगर आप देखेंगे बीएफएस फाइंड आउट करके तो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी मेरा नॉन बेसिक वेरिएबल है यानी x1 x2 x3, ठीक है, और साथ में ये सरप्लस x4, इस सबको हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। इन चारों को जीरो लेंगे और जीरो लेने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमको इक्वेशन 5 से a1 का वैल्यू 4 मिल जा रहा है और a2 का वैल्यू 2 मिल जा रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको इनिशियल BFS यहाँ से मिल जाता है। तो ये है आर्टिफिशियल वेरिएबल का रोल, ठीक है। तो आपको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप स्लैग वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो हम लोग पिछला वीडियो में किए थे, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल का यूज़ नहीं करना पड़ता है और आपको डायरेक्टली BFS मिल जाता है। लेकिन जब हम सरप्लस वेरिएबल को ऐड करेंगे तब हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल चाहिए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और उसमें हम लोग जब नॉन बेसिक को जीरो लेते हैं तो याद रखिएगा कि जो सरप्लस वेरिएबल है x4 उसको भी जीरो लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसको हटाना है, ये मेरा बेसिक फिजिबल नहीं दे सकता, ठीक है। जबकि स्लैग में हम लोग क्या होता था कि सिर्फ जो डिसीजन वेरिएबल रहता था उसको जीरो लेते थे, स्लैग को जीरो नहीं लेते थे, इसलिए कि स्लैग में आपको BFS मिल जाता है। याद रखिएगा स्लैग में स्लैग वेरिएबल को जीरो नहीं लिया जाता इसलिए कि BFS आ जाता है, सरप्लस में जीरो लेना पड़ता है इसलिए कि BFS नहीं मिलता, और इक्वल टू वाले केस में भी आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, एक बार बस समझना है, फिर आपके लिए ये सिंपल हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब आइए टू फेज मेथड को नोट देखते हैं, ठीक है, जो हमारा सेकेंड टारगेट है टू फेज मेथड। क्या है टू फेज मेथड, ठीक है। देखिए कुछ खास डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है टू फेज मेथड में। इसमें आपको टू फेज, जैसा कि नाम है तो दो फेज में क्वेश्चन मेरा डील होगा। तो फेज वन क्या है, फेज वन मेनली हमारा है टू एलिमिनेट आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो अब आपको यहाँ से एक बात और भी माइंड में आ जाएगा कि टू फेज मेथड जनरली आर्टिफिशियल वेरिएबल के केस में लगाते हैं। अगर सिर्फ स्लैग वेरिएबल है तो जैसे पहले बना रहे थे वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब देखिए, तो फेज वन होगा हमारा टू एलिमिनेट आर्टिफिशियल वेरिएबल, और फेज टू हमारा क्या होगा, टू चेक ऑप्टिमलिटी, ठीक है। तो फेज वन में क्या करना है, तो देखिए, असाइन ए कॉस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड कॉस्ट 0 टू अदर वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड स्टार, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, अब यहाँ पे मैंने जेड स्टार लिखा है, ठीक है। तो जेड स्टार क्या है, जेड स्टार इज एक्सरली, ठीक है, एक्सिलरी और रिफाइंड LPP। तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपका मेन जो आपका LPP में ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है उससे हट करके आपको जो है रिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है, ठीक है। रिफाइंड बोलिए या बोलिए ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है। तो उसको हम लोग जेड स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन रहता है वो जेड से डिनोट करते हैं, और जब हम लोग स्टेप वन में काम करेंगे और जब हम लोग रिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे तो जेड स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और उसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका कॉस्ट हम लोग -1 देंगे, याद रखिएगा, -1, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितना भी वेरिएबल होगा उसका कॉस्ट हम लोग 0 देंगे, ठीक है। अभी आप स्टेप लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बाकी जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप 2, सोल्व LPP फॉर जेड स्टार अंटिल फॉलोइंग कंडीशन इज रीच्ड। जेड स्टार वाला को अब जो जेड स्टार आप ले चुके हैं, ठीक है, रिफाइंड LPP, तो आप इसको अब सोल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल से। तब तक करेंगे जब तक कि हमको ये तीन में से कोई कंडीशन नहीं मिल जाता, ठीक है। नंबर 1, अगर आपका डेल्टा जी सारा ही लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, और बेसिक वेक्टर बी में कोई भी आर्टिफिशियल वेक्टर आपको नजर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको मिल गया है, ठीक है। करेंगे तो क्लियर होगा, अभी आप इसको लिख लीजिए। नंबर 2, दूसरा केस ये हो सकता है कि डेल्टा जी मेरा लेस देन इक्वल टू 0 आ जा रहा है सभी, लेकिन बेसिक वेक्टर में आर्टिफिशियल वेक्टर है, मौजूद है, और 0 लेवल के साथ है, यानी A 0 है, ठीक है।
जीरो लेवल के साथ में है आपका आर्टिफिशियल वेक्टर ए, तो ये भी आपका ऑप्टिमल कंडीशन को बताता है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि डेल्टा जे आपका सारा निगेटिव हो जाए, ठीक है, और बेसिक वेक्टर भी में आर्टिफिशियल वेरिएबल हो लेकिन नॉन जीरो लेवल के साथ हो, यानी ए बी कुछ इस तरह का हो, ठीक है, जहां बी आपका ग्रेटर देन जीरो है यानी नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन निगेटिव है, नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, ठीक है, देन क्या होगा? देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट रीच्ड। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। आपको ऑप्टिमल कब कब मिलेगा? डेल्टा जे पहले तो सब में ही निगेटिव होना चाहिए, सारा ये जीरो होना चाहिए जैसे पहले होता था, ठीक है, तो ये तो आपको पहले से याद रहता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है बेसिक वेक्टर में क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अगर नहीं है तब तो हो गया, अगर है और जीरो जीरो लेवल के साथ है तब भी हो गया, है लेकिन नॉन जीरो लेवल के साथ है यानी जीरो के अलावा कोई और लेवल है, तब इस केस में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो आप लिख दीजिएगा वी कैन नॉट फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फेज टू फिर क्या होगा? देखिए फेज टू ये होगा कि फ्रॉम एबव केस इन स्टेप टू एलपीपी डज नॉट प्रोसेस इन केस टू, केस थ्री। ये जो स्टेप टू था ये स्टेप टू की बात हो रही है, तो स्टेप टू के थर्ड नंबर में जिसमें कि आपको ऑप्टिमल नहीं मिलेगा, तो जब ऑप्टिमल मिलेगा ही नहीं तो हम फेज टू में क्यों जाएंगे? तो इसलिए बोल रहा है कि आपका फेज टू नहीं एग्जिस्ट करेगा, एलपीपी डज नॉट प्रोसेस इन केस थ्री, तो उसमें फेज टू में जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम फेज टू में कब कब जाएंगे? केस वन में जाएंगे और केस टू में जाएंगे जब हमको ऑप्टिमल कन्फर्म होगा, ठीक है, क्लियर है। आइए सोल्व करते हैं, कुछ नया नहीं है, पुराना ही है, थोड़ा सा फेज दो फेज में ये चेंज करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सोल्व यूजिंग टू फेज मेथड, क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि इक्वल टू का कांस्टेंट लिया गया है और लेस देन इक्वल टू का लिया गया है, तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल लगेगा और इन दोनों में सरप्लस के साथ साथ आर्टिफिशियल लगेगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है तो मैंने इसको सोल्व कर दिया है, ठीक है। आप बस इसको अच्छे से देखिए और खुद से कीजिए, क्योंकि आप खुद से एक बार करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस स्टेप समझ लीजिए और जब टेबल का वर्क करना हो तो आप खुद से कीजिएगा। आइए इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियल एंड सेलेक्ट वेरिएबल, ठीक है। तो A1, S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली इन द एबव कांस्टेंट, अच्छा माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है ना इन दोनों केस में, तो यहाँ पे तो क्या लगेगा? प्लस वाला लगेगा वेरिएबल ना, क्योंकि इधर का साइड बड़ा है, लॉजिक से याद रखिए, ठीक, इधर का साइड बड़ा है तो हम इधर कुछ ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे यानी हमको सेलेक्ट वेरिएबल लगाना पड़ेगा, इसमें भी सेलेक्ट वेरिएबल लगेगा। तो सेलेक्ट वेरिएबल में तो आर्टिफिशियल का कोई यूज़ नहीं है, हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल का यूज़ इक्वल टू में और सरप्लस में लगता है, तो आर्टिफिशियल सिर्फ एक ही लगेगा इक्वल टू वाले में, तो A1 मान लेंगे उसको, और इन दोनों में सेलेक्ट लगेगा, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 लगा रहे हैं ऊपर वाले में और इन दोनों में सेलेक्ट वेरिएबल लगा रहे हैं S1 एंड S2, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है, पहले हम लोग x3 ही लेते थे, x4 लेते थे, इस बार हम S4 सेलेक्ट करके S1 और S2 ले लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, ओके। तो LPP क्या हो जाएगा? देखिए तो LPP जो होगा आपका Z इक्वल टू हो जाएगा 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3, ठीक है, माइनस 1A1 प्लस 0S1 प्लस 0S2। आपको ये ध्यान देना है कि जब आर्टिफिशियल का कोएफिशिएंट लेंगे, जब भी लेंगे तो -1 लेंगे या तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो चूंकि मैंने आपको यहाँ पे स्टेप में बताया था ऊपर में कि जब हम लोग कॉस्ट लगाएंगे तो आर्टिफिशियल के लिए -1 लगाएंगे, ठीक है, ओके। बाकी के लिए 0 लेंगे, ये जेड स्टार में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड में भी ये अगर नहीं भी लिखा जाए तो चलेगा, ये लाइन मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो लेकिन याद रखिएगा अगर आप आर्टिफिशियल लगा रहे हैं जेड में तो -1 कॉस्ट के साथ में लगाएंगे और बाकी जो वेरिएबल है उसको 0 के साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा जेड बन जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन था, इसमें आर्टिफिशियल का -1 बाकी का 0, और ऊपर वाले में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो गया A1 इक्वल टू 20, इसमें सेलेक्ट वेरिएबल S1 ऐड हुआ और इसमें भी सेलेक्ट वेरिएबल S2 ऐड हुआ इक्वल टू 50, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग, है ना। अब आइए फेज 1 में चलते हैं। तो फेज 1 में क्या करना है? ये जो जेड है इसको हमको जेड स्टार में बदलना है, ठीक है।
इसमें बदलना है जेड स्टार में। तो एक्जैक्टली जो हमारा एलपीपी है, ठीक है, या बोलिए रिफाइंड एलपीपी, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड स्टार, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जेड को लिख दिए जेड स्टार, क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना था तो ये भी मैक्सिमम के ही फॉर्म में है, और हमारा स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है वो भी मैक्सिमाइजेशन के ही फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मैक्सिमाइजेशन, है ना। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ऐसा ये नहीं है ना कि हम लोग हमेशा मैक्सिमाइजेशन से ही सिर्फ बना सकते हैं, इसको आप मिनिमाइजेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमाइजेशन के लिए फिर पूरा जो सिंप्लेक्स टेबल का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। अभी आपका क्या होता है कि डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर सारा डेल्टा जे अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तब आपको ऑप्टिमल मिलता है। अगर आप मिनिमाइजेशन का फॉर्म लेके चलेंगे तो आपको फिर सारे डेल्टा जी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो या पॉजिटिव लेना पड़ेगा तब ऑप्टिमल मिलेगा। तो दोनों में मिल ना जाए इसलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड बना करके रखे हैं कि हम लोग क्वेश्चन को मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मिनिमाइजेशन होगा तब हम उसको मैक्सिमाइजेशन में बदल के बनाएंगे, क्योंकि हम एक ही स्टैंडर्ड को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्लियर है। यहाँ पर तो खैर मैक्सिमाइजेशन ही दिया हुआ है तो हम लोग मैक्सिमाइजेशन में ही लेके चल रहे हैं। तो सो मैक्सिमाइज जेड स्टार। अब ये स्टेप आपको याद रखना है कि सारा कॉस्ट को आपको जीरो कर देना है, ठीक है, और सिर्फ आपका जो एक्जैक्टली है उसका इसको याद रखना है, ठीक है। जब आप मैक्सिमाइज जेड स्टार करेंगे तो जेड के कंपेयर में सारा ही कॉस्ट को जीरो कर देना है, सिर्फ A1 वाला जो है एक्जैक्टली वाला उसका कॉस्ट -1 रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमको सिर्फ कह लीजिए कि -A1 को मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू एबव कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट आपका यही सब रहने वाला है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, अब वही काम करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है मेरा पीछे का वीडियो आप देखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग अब लेकर के जैसे चलते थे वैसे चलेंगे सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए इनिशियल BFS इज टेकिंग बाई, तो पहले इनिशियल BFS निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, x1 x2 x3 को आप जीरो करेंगे, ठीक है। चूँकि आपको मैं बता दे रहा हूँ जो डिसीजन वेरिएबल है जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो जीरो होता है, और अगर सरप्लस वेरिएबल है तो वो जीरो होगा। ये सब लिख लीजिए, एक दो बार मेहनत कर लीजिए, चूँकि सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनना है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे सेलेक्ट वेरिएबल है, ध्यान दीजिए S1 S2 आपका सेलेक्ट वेरिएबल है तो ये तो जीरो नहीं होगा, सिर्फ जो डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 x3 यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका जीरो होगा। ओके, सरप्लस होता तो वो भी जीरो होता, बट यहाँ पे सेलेक्ट वेरिएबल है इसलिए सिर्फ हम लोग x1 x2 x3 को जीरो करेंगे। इसको जीरो कीजिएगा तो A1 का वैल्यू 20 मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा S1 76, ये जीरो हो जाएगा तो S2 50, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा BFS, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्टिंग BFS क्या हो जाएगा हमारा, A1 20, S1 76 और S2 50, ठीक है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। टेबल देखिए वही है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम इस बार x1 x2 x3 लिए हैं, पिछला बार हम लोग y1 y2 लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x1 x2 x3 ये डिसीजन के करस्पॉन्डिंग में ले लिए, A1 एक्जैक्टली और S1 सेलेक्ट पहला वाला, S2 सेलेक्ट दूसरा वाला, ठीक है। सारा वही चीज़ है, ठीक है, आपको लिखना है। तो अब आइए पहले सबसे पहले आप लिखिए जो आपका बेसिक वेरिएबल है कौन कौन है, A1 S1 और S2, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। A1 लिखिए पहले, तो देखिए ये हो गया हमारा A1, ठीक है। अब A1 का जो कॉस्ट वैल्यू है जेड में वो क्या है, वो -1 है। S1 A1 S1 S2, A1 का है -1, S1 का 0, S2 का 0, ठीक है। कहाँ से लिखते हैं इसको, आपको पता है CB का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन जेड, है ना। तो जेड स्टार का बात कीजिएगा क्योंकि जेड स्टार चल रहा है हम लोग का। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ A1 का -1 है तो A1 के साथ -1 देंगे, S1 का 0, S2 का भी 0, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो XB है यानी बेसिक वेरिएबल वो वैल्यू क्या आया है, A1 20, S1 76, S2 50, तो लिख दीजिए 20 76 50, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको पता है लिखना आसान है। CJ क्या होता है, ये कोएफिशिएंट होता है आपका, कॉस्ट वैल्यू होता है इन जेड स्टार, ठीक है। तो जेड स्टार पे काम हो रहा है तो जेड स्टार को देख लीजिए, सब तो आपका 0 है, 0 0 0 -1 0 0, तो 0 0 0 -1 0 0, ठीक है, लिख लिया।
और ये जो है हम लोगों को कांस्टेंट से लिखना होता है, आपको बताए हैं। तो कांस्टेंट को देखिए और लिखते जाइए। तो देखिएगा 2 1 -6 2 1 -6 A1 का 1 होगा, यहाँ पे A1 का 1 है, ठीक है। S1 और S2 इसमें नहीं है तो इनका 0 0, ठीक है। सेकंड वाला उठाइए 6 5 10 6 5 10, फिर इसमें S1 है तो A1 का और S2 का 0, तो S1 का सिर्फ देखिए 1 मिलेगा, A1 का 0 S2 का 0, ठीक है। बहुत सिंपल है, पता है। नीचे वाला 8 -3 6 8 -3 6, इसमें सिर्फ S2 का 1 मिलेगा, A1 और S1 का 0, तो A1 का भी 0 S1 का भी 0 S2 का 1, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका टेबल लिखना काफ़ी इजी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये भी हम बताए थे कि ये जो लास्ट वाला जो 3 वेक्टर है वो आपका आइडेंटिटी बनाता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद तो टेबल आपको पता है, ठीक है। थोड़ा इस बार हम थोड़ा आसान कर दिए हैं, और जैसे डेल्टा जे क्या होता था कि ऊपर वाला जो कॉस्ट वैल्यू है उसमें इसका जो करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम होता था वो हम लोग घटाते थे, ठीक है। और डेल्टा जे होता था आपका सी जे माइनस सी बी एक्स आई या सी बी वाई आई, जो भी फॉर्मूला है। तो हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं ना, पहले जेड आई निकाल ले रहे हैं। जेड आई एक जो है वेक्टर इंट्रोड्यूस कर ले रहे हैं, सिंपली सी बी इंटू एक्स आई, ठीक है, ओके। यानी ये जो मल्टीपल है पहले ये मल्टीपल करके लिख लेते हैं, तो जो इसका वैल्यू आएगा वो लिख लेंगे, और फिर 0 में इसको घटा देंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। तो जेड आई क्या है, सिंपली सी बी इंटू एक्स आई। सी बी देखिए ये कॉलम सी बी है, ठीक है, और एक्स आई का मतलब ये x1 हो गया, फिर x2 हो गया, फिर x3, इसी तरीके से a1 s1 s2 सारा आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए, ठीक है, जैसे पहले हम जेड निकाल लेते हैं, जेड आई सबका, हाँ, इसको जेड आई से हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा इजी होगा। तो जेड आई देखिए पहला वाला कॉलम का क्या आएगा, पहला वाला कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो सिर्फ -1 इंटू 2 -2, ये तो 0 है, ये भी 0, तो सिर्फ -2 लिखिए, बहुत सिंपल है। ये दोनों 0 है तो बाकी हटाइए, सिर्फ -1 इंटू 1 -1 -1 -6 +6 -1 इंटू 1 -1 -1 0 0 0, ठीक है, ये आ गया। अब निकाल लीजिए डेल्टा जे, सी जे माइनस जेड आई, यानी जो जेड आई का वैल्यू आया है इसको अब आप ऊपर जो कॉस्ट वैल्यू है सी जे का उससे घटाइए। तो 0 में घटाएंगे -2 तो +2 हो जाएगा, 0 में -1 +1, 0 में 6 -6, -1 में -1 घटाएंगे तो प्लस -1 में -1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको 0 कर लीजिए, हाँ, 0 आएगा, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद 0 में घटाएंगे तो ये 0 7 0, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो भी वैल्यू मेरा आया है हमको ये देखना होता है कि जो जितना भी डेल्टा जी आया है क्या सारा निगेटिव है। अगर सारा निगेटिव और 0 होता तो यहीं पे प्रोसेस इंड कर जाता, लेकिन देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो अगर पॉजिटिव है तो उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव को छाटिए। देखिए जो मैक्सिमम पॉजिटिव है वो है 2, पॉजिटिव मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2 है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इन करेगा, तो इसको हम लोग की कॉलम बोलते हैं ना, की कॉलम, ठीक है, ये इन करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग में चूंकि ये x1 वाला है तो हम लोग xb बटा का x1 का इधर रेशियो निकालेंगे, ठीक है। xb बटा का x1 का रेशियो निकालिए। देखिए xb ये कॉलम है और ये x1 है, तो 20 बटा का 2 10, 76 बटा का 6 आ जाएगा, ये 50 बटा का 8, ठीक है। इसमें जो निकालना है वो है आपको मिनिमम, सबसे छोटा यही 50 बटा का 8 है वैल्यू में, ठीक है। तो ये आउट हो जाएगा, यानी ये रो मेरा बाहर निकलेगा, इसको हम लोग की रो बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव मिनिमम होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें हम लोग मैक्सिमम पॉजिटिव देखते हैं, इधर हम लोग क्या देखते हैं, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाता, ये आपको बता चुके हैं। तो अब देखिए ये मेरा जो है, ये मेरा रो हो गया की रो, ये वाला जो आउट होगा, और ये मेरा हो गया की कॉलम जो मेरा इन होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब कि दोनों का जो इंटरसेक्शन वैल्यू है वो क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये 8 क्या होता है, की एलिमेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, S2 0 ये आपका आउट हो रहा है, तो दिस इज रिप्लेस्ड बाई की कॉलम x1 0। तो S2 0 को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, x1 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, S2 0 इज रिप्लेस्ड बाई x1 0, ठीक है। देखिए S2 0 को हटा दिए हैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड टेबल देखिए, अब आपको एग्जाम में बता रहे हैं ना, ज़्यादा कुछ बड़ा टेबल
करके टाइम पास नहीं करना। देखिए ये जो हम छोटा टेबल लिए हैं ना, ऐसा टेबल आप लीजिएगा, ठीक है। आपको हम समझाते हैं आराम से। ऐसे एक तो गोल घेर दीजिएगा बॉक्स, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। मेनली हमको बस एंट्री और डेल्टा जी को देखना है, ठीक है। तो देखिए ये तो वही है A1 -1 और S1 0, ये आपका सेम टू सेम है, ठीक है। आपका S2 0 रिप्लेस हो गया है X1 0 से, तो S2 0 हटा दिए हैं और लिख दिए हैं क्या X1 0, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है, ये काम हो गया। इसके बाद हम लोग को ये जो 8 है इसको 1 करना पड़ता है, यानी ये जो पूरा रो है ये चेंज कर जाएगा, ये 1 होगा। तो 1 कैसे होगा, तो ये जो R3 है, R3 को आप सबको 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये कर लीजिएगा 25/4 आएगा, ये -3/8, ये 3/4, ये 0, ये 0, ये 1/8, ये आ गया, ठीक है। तो नया रो हमारा आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, अब इसके बाद इस की एलिमेंट के ऊपर जितना भी वैल्यू है उसको 0 करना होता है, ठीक है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं। उसको 0 कैसे करेंगे, अब ऑपरेशन आपको पता है लगाने का तरीका, ठीक है। आप ऑपरेशन लगाइएगा, ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए आपका नया रो हो गया ना, R हो गया आपका 3, नया वाला बन गया ये आपका R3 स्टार, ठीक है। ये R3 स्टार हो गया। जैसे ऊपर में लिख देते हैं, मान लीजिए ये मेरा रो R1 है, ये है मेरा R2 और ये है मेरा R3, ठीक है। तो R3 में 8 से डिवाइड करके R3 स्टार बना लिए, ठीक है। अब आपको R2 को और R1 को भी चेंज करना है ताकि ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। तो ऑपरेशन क्या बनेगा, तो देखिए आप जब R2 निकालिएगा, मैंने कह लीजिए R2 स्टार, जब R2 को नया कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो R3 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, पुराना वाला R2 लेंगे 6 और नया वाला R3 में 6 से गुना करके घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या बनेगा, R2 -6 R3 स्टार, ठीक है। R3 स्टार कौन है दिख रहा है आपको, ये R3 स्टार है, ये वाला पूरा रो, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाइए। इसी तरीके से R1 को भी नया करना है तो R1 स्टार क्या आ जाएगा, पुराना वाला R1, ठीक है। यहाँ पे जो था पुराना वाला R1 और माइनस ये नया वाला से काम करेंगे तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 R3 स्टार, ये आपको रफ में करना है, ठीक है। आप कर लीजिए। देखिए ये एंट्री टेबल आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 1 0 0, ये सारा आपका एलिमेंट ये आ गया। आप एलिमेंट को अच्छे से देख लीजिए, खुद से कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर लिया। अब इसके बाद फिर से ZI का वैल्यू निकालिए। ZI क्या होता है, तो हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 1 1, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, CBXI, माफ़ कीजिएगा, CB कॉलम हमारा ये है ना, ये हमारा CB है, ठीक है। CBXI, तो ये देखिए 0 0 0 0 आएगा। फिर ये -7/4 बचेगा सिर्फ, चूँकि ये दोनों 0 है, फिर से वही सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, +15/4 -1 0 और ये, ठीक है। तो ZI क्या होता है, ZI होता है CB और XI का मल्टीपल, ठीक है ना। ये सारा हमारा X1 X2 X3 मल्टीपल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद डेल्टा ये निकालिएगा। ऊपर जो कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू तो वही लेना होता है जो एक बार ले चुके हैं, 0 0 0 -1 0 0। तो शॉर्ट टेबल में हम लोग बस यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे 0 0 0 -1 0 0, ठीक है। और जो जरूरत पड़ते जाएगा उसको ऊपर में लिखते जाएंगे ना। तो ये छोटा टेबल है, एग्जाम में टाइम आपका कम लेगा, ठीक है। तो डेल्टा जी इसका 0 0 0 आ जाएगा। ये 0 में इसको घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये 0 में इसको घटाएंगे तो माइनस में, ये -1 में -1 घटेगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया है, 0 ही आएगा ना, -1 +1 0, ठीक है। फिर ये भी 0 और ये आपका 0 और -1/4, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से सारा नेगेटिव मिलता या 0 तो काम खत्म हो जाता डेल्टा जी। बट अभी भी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है और यही मैक्सिमम है, तो ये इन करेगा। यानी ये कौन सा है, ये अगर देखा जाए शुरू से गिनेंगे तो ये X1 के बाद ये X2 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ X2 लिख लिए हैं, जितना ज़रूरत है बस उसको, यानी ये मेरा जो X2 0 है ये इन करेगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंगली हम लोग XB/X2 का पहले रेशियो निकाल लेते हैं, इसका देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो XB/X2, तो इसको इससे डिवाइड कीजिए तो 30/4 आएगा। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 77/11 आता है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो माइनस है, तो माइनस वाला रेशियो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको डैश करके छोड़ दिए, ठीक है। तो दोनों में छोटा कौन है, ये तो 7 आ रहा है, ये आ रहा है 30/4, तो यही छोटा, यही मिनिमम है, तो ये आउट करेगा।
तो ये कॉलम आप, ये रो आपका आउट हो रहा है, यानी ये की रो बन गया और ये आपका की कॉलम बन गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन ये 7/4 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में क्या करना है, हमको इसको 1 करना है। ठीक है, और बाकी इसके नीचे वाला को 0 करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा वो आपको मालूम है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कौन रिप्लेस हो रहा है ना। तो मेरा A1 -1 हटने वाला है, ये आउट हो रहा है, और इसको कौन रिप्लेस कर रहा है, x2 0। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल में देखिए आपका ये हट गया और यहाँ पे आ गया x2 0, और बाकी दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो पहला चेंज है वो ये होगा कि 7/4 को, इस की को 1 कीजिएगा, की एलिमेंट को, तो 4/7 से सबको गुना कर दीजिए। देखिए ये 1 हो गया। ठीक है, सबको गुना कर दिए, तो यहाँ से पूरा चेंज करिए। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 हो गया, उसके बाद इसको 0 करना है। तो जो ऑपरेशन लगाना है वो लगाइए, आपको पता है ऑपरेशन। ठीक है, खुद से कीजिए। R2 को चेंज कीजिए अब नया वाला R1 के कंपेयर में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, चूँकि ये 22/4 है। तो अब यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाइएगा वो क्या, पहले तो आपका फिर से ये अब आपका नया R1 बन गया, तो इसको R1 स्टार लिख देते हैं। ठीक है ना, देखिए हम नया वाला को स्टार बोलते हैं, पुराना वाला को बगैर स्टार का। ठीक है, तो अब ये पुराना टेबल है मेरा, अब हमको ये नया करना है। ठीक है, ये R1 स्टार हो गया। R2 को अगर आप चेंज करेंगे, मैंने ये पुराना वाला टेबल से देखिएगा, तो R2 को कैसे चेंज करेंगे, तो R2 कर दीजिएगा -22/4 से गुना करना पड़ेगा आपको, किसमें, R1 स्टार में, तब ना ये 1 है, ये 1 हो चुका है, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से R3 को चेंज कीजिएगा, R3 पुराना वाला ले लीजिएगा, ये वाला रो का। ठीक है, और इसमें आप गुना कीजिएगा किससे, प्लस करना पड़ेगा आपको 3/8 R1 स्टार से। ऑपरेशन लगा लीजिए। ठीक है, ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका ये टेबल आ जाएगा, टेबल को नोटिस कर लीजिए। ठीक है, ये टेबल को आप नोटिस कीजिए, इधर देखिए, इधर आपका 0 0 0 आ गया, तो ये तो तोहफा मिल गया आपको, इसलिए कि ये CB है ना, CB वाला कॉलम है ये। ठीक है, तो अब हम अगर ZI निकालेंगे, यानी CB से हम मल्टीप्लाई करेंगे सारा वेक्टर को, तो ये तो 0 0 0 है, तो सब 0 ही आ जाएगा, सब 0 लिख दीजिए बिंदास। ठीक है, तो डेल्टा ये क्या आ जाएगा, तो अब ऊपर वाला जो कॉस्ट वैल्यू है उससे घटाते हैं, तो ये भी आपका 0 0 0 -1 में 0 हटेगा, तो ये आ जा रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो डेल्टा जे है वो सब 0 हो गया या तो निगेटिव है, तो यानी आपका टेबल रुक जाएगा यहाँ पे, अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी मेरा <= 0 आ गया है, इसलिए ऑप्टिमल कंडीशन आपका रीच कर गया। ठीक है, तो ये फेज 1 आपका पूरा हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं फेज 2 की तरफ। तो फेज 2 में क्या करना है, अब ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था मैक्सिमाइज जेड, उसको आप लिखिए 5x1 - 4x2 + 3x3 0s1 + 0s2 इग्नोरिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल था अब उसको नहीं लिखना है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए हम लोग फेज 1 का सारा काम किए थे, तो फेज 2 में अब हमको आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। तो यही इसको अब मैक्सिमाइज करेंगे विथ लास्ट टेबल ऑफ फेज 1। जो फेज 1 का अंतिम टेबल है वही टेबल इसके लिए भी सिंप्लेक्स टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान क्या देना है कि ये पूरा बेसिक वेरिएबल का जो सेट मिला है, ये बी का कॉलम है, बी का। ठीक है, तो इसका जो सेट मिला है हमको x2 s1 x1, यही सेट मेरा रहेगा। यहाँ जो कॉस्ट वैल्यू है 0 0 0, ये तो आपका जेड स्टार के लिए था, ये किसके लिए था, जेड स्टार के लिए। ठीक है, तो जेड में ये चेंज हो जाएगा, जेड में x2 का देखिए -4 है कॉस्ट वैल्यू, s1 तो आपका स्लैक है, तो s1 का तो 0 ही है, और x1 का क्या है 5, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो x2 का आ जाएगा -4, ये 0, और ये क्या आ जाएगा 5, यहाँ से देख करके लिखेंगे। ठीक है ना, x1 का 5 है कोफिशियंट, फिर आपका x2 का -4 है, x3 का तो यहाँ पे यूज़ है नहीं, और s1 का 0 है। ठीक है, बाकी ये अंदर का टेबल वही रहेगा, याद रखिएगा, ये पूरा सबसेट वही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम अब आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे और काम आपका हो जाएगा। देखिए टेबल नंबर, ये देखिए, ये टेबल हम लोग का आ गया T4, टेबल नंबर 4। ठीक है, फेज 1 में 3 टेबल बना था, यहाँ पे आपका चौथा टेबल आ रहा है T4। ठीक है ना, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चेंज करना है, पहले तो कॉस्ट वैल्यू चेंज करेंगे 5 - 4 3 0 0। ठीक है, इस जेड के हिसाब से इसके लिए काम करना है 5 - 4 3 0 0। ठीक है, ये कॉस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाला सबसे पहला, फिर यहाँ पे भी देखिए चेंज हो गया, जो हम बोल रहे थे कि x2 का -4 लेंगे, s1 का 0 और x1 का 5। ठीक है, क्वेश्चन में देख करके x1 का
5, x2 का -4 और s1 का तो 0 ही है। ठीक है, ले लिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब इसके बाद ये तो पूरा आपका सेम रहना है, यही आपको फ़ायदा होगा फेज़ 1 से कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा काम आपका सेम रहना है। ठीक है, ये पूरा वही उतारा हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, 30/7 से लेकर के यहाँ तक सेम टू सेम उतारा हुआ, उतार दिए। अब सिर्फ जो काम करना है वो काम करना है, जेडाई निकालना है। जेडाई फिर से क्या होगा, तो सी बी, ये सी बी है हमारा, सी बी। ठीक है, सी बी इंटू एक्स आई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4 इंटू 0, 0 इंटू 0, 5 इंटू, सिर्फ 5 बचेगा। फिर इसमें भी -4 इंटू 1 -4, ये 0, ये 0, -4 बचेगा। इसको कीजिएगा तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 0, तो ये सोल्व जो -4, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए करके, 30 चौक 120। ठीक है, तो 120 बटा का 7 हो गया और -30 बटा का 7, तो 90 बटा का 7 आ रहा है। ठीक है, ये तो 0 पूरा हो जाएगा, ये कीजिएगा तो 13/14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरा जेडाई निकल गया। अब डेल्टा जे निकालिए, सी जे माइनस जेडाई, तो यानी ऊपर का कॉस्ट वैल्यू में ये जो वैल्यू आया है जेडाई, इसको घटाइए। ठीक है, ये सी जी ऊपर वाला है और जेडाई ये नीचे वाला है। ठीक है ना, घटाइए। 5 में 5 0, -4 में -4 0, 3 में इतना घटाइएगा तो इतना आएगा, 0 में ये घटाइएगा 0, 0 में देखिए सब निगेटिव आ गया फेज 2 में भी पहले ही बार में। ठीक है, तो सारा डेल्टा जे निगेटिव आ गया है, यानी आपका जो ऑप्टिमालिटी है अब वो जेड के लिए भी रीच कर गया। फेज 1 में जेड स्टार के लिए रीच किया था और फेज 2 में आपका जेड के लिए रीच कर गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका होगा, कब मिलेगा, जब x1 का वैल्यू 55/7 लेंगे। ये कॉस्ट, ये आपका होता है वैल्यू। ठीक है ना, ये जो बेसिक वेरिएबल है इसका वैल्यू ये आता है। x2 का वैल्यू क्या होगा, 30/7। ठीक है, और s1 तो लेना नहीं है क्योंकि ये स्लैक है, तो x3 नहीं मिला, तो x3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये -4 है, इसका भी काम नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, x1 हो गया आपका 55 बटा का 7।